Hello and welcome all of you in the third lecture of the probability of class 12th. In previous section we have discussed about the multiplication theorem on the probability. Okay, in this class we are going to discuss about the concept of the total probability and the Bayes theorem, right? So आपका समय ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक कंसेप्ट पर कि टोटल प्रोबेबिलिटी आखिर होता क्या है। आइए समझिए इस बात को ध्यान से। देखिएगा, कह रहा है मान लीजिए आपके पास है ना, लेट वी हैव एन इवेंट्स, ओके, E1, E2, ओके, E3 एंड सो ऑन En तक। ठीक है, आपके पास मान लीजिए कि आपके पास n इवेंट्स हैं, E1, E2, E3 डॉट 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 En तक, इतने सारे इवेंट हैं। आप इसको EI बुला रहे हैं। क्या बुला रहे हैं? EI मतलब I का वैल्यू 1 होगा तो ये वाला इवेंट, I का वैल्यू 2 होगा तो ये वाला इवेंट, I का वैल्यू 3 होगा तो ये वाला इवेंट, I का वैल्यू n होगा तो ये वाला इवेंट। आपके पास इतने सारे इवेंट्स हैं एंड दे आर, कहता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ओके, एंड एग्जॉस्टिव। इतने सारे इवेंट हैं, सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स है, राइट? अब कहता है क्या चीज कि लेट वी हैव अनदर इवेंट E, ठीक है, इसके अलावा E1, E2, E3, En के अलावा आपके पास कोई इवेंट E है ना, दैट हैपेंस ओके टुगेदर विथ EI। क्या कह रहा है? मान लीजिए आपके पास n इवेंट्स हैं E1 से लेके En तक, ठीक है, और ये सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव हैं। अब कहता है कोई आपके पास कोई अनदर इवेंट E हो, है ना, जो कि हैपन हो रहा हो ई सब के साथ, इन सब इवेंट्स के साथ ये वाला इवेंट, E वाला इवेंट हैपन हो रहा है, ठीक है। तो आप बताइए हमको, इतना बात तो हमको पता ही है कि अगर ये सारे म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट हैं तो निश्चित ही हम लिख सकते हैं, अगर हमको E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन E4 करना पड़ा अगर, ओके, डॉट 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 En तक, राइट, ये सारे को यूनियन करिएगा तो आपको क्या मिलेगा? निश्चित ही आपको सैंपल स्पेस मिल जाएगा, राइट और रॉन्ग। और हम ये भी बात जानते हैं कि अगर आपसे कोई कहे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E ज्ञात करो, तो आप इस प्रोबेबिलिटी को ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं कि E इवेंट, ओके, इंटरसेक्शन S के साथ प्रोबेबिलिटी, यस और नो। क्या आपको मालूम है E इंटरसेक्शन S फिर से क्या होता है? E ही होता है, ठीक है। तो किसी भी इवेंट E का, इस वाले इवेंट E का प्रोबेबिलिटी कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो आप कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ S कर सकते हैं, राइट। अब देखिए ध्यान से, यहां से आपको पता है इस चीज को लिखा जा सकता है, देखिए तो ऐसे करके E और इंटरसेक्शन में ये S की जगह पर ये पूरा, यस और नो, तो हम लिख रहे हैं इतना इंटरसेक्शन, यहाँ देखिए इस सब को लिख दीजिए यहाँ पर E1 यूनियन E2 यूनियन E3 एंड सो ऑन, कहाँ तक? En तक, यस और नो, राइट। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दीजिए ना यहाँ पर, तो क्या होगा बताइए? ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन E1, यस और नो, फिर यूनियन, ये क्या दिख रहा होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन E2, यस और नो, फिर यूनियन, फिर ये वाला E इंटरसेक्शन E3, यस और नो, इस तरह से सो ऑन चलता जाएगा। और आपको मालूम है कि ये सारे अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो आपको मालूम है इन सारे प्रोबेबिलिटी को हम लोग डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, है ना। तो आप बताइए कितना होगा? ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन E1, एडिशन थ्योरम लगा देंगे यहाँ पर, है ना, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन E3 एंड सो ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन En। अब देखिए ध्यान से, ये है क्या चीज़? प्रोबेबिलिटी ऑफ E का मतलब क्या हुआ? कहने का ये मतलब है कि हम इस इवेंट, जो दूसरा अनदर इवेंट माने थे E, उसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल रहे हैं? तो उसका प्रोबेबिलिटी निकलेगा जब E वाला इवेंट E1 के साथ हैपन हुआ हो तब उसका प्रोबेबिलिटी, प्लस ये E इवेंट E2 के साथ हैपन हुआ हो उसका प्रोबेबिलिटी, प्लस ये E इवेंट जब E3 के साथ हैपन हुआ है उसका प्रोबेबिलिटी, है ना। उन सारी प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देंगे तो P इस वाले इवेंट का टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, P आ जाएगा, यस और नो।
है ना। तो ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, ये फॉर्मूला क्या इंडिकेट कर रहा है कि किसी भी इवेंट का टोटल प्रोबेबिलिटी निकाला जा सकता है ना। कैसे? जब वो इवेंट सारे प्रोबेबिलिटी को ऐड करके, जब वो इवेंट E1 के साथ हैपन हो रहा हो, जब वो इवेंट E2 के साथ हैपन हो रहा होगा, जब इवेंट E3 के साथ हैपन हो रहा होगा। यस और नो? मतलब हम कह सकते हैं ये क्या चीज़ है, हम लिख सकते हैं किसी भी, है ना, इवेंट E का, है ना, टोटल प्रोबेबिलिटी है ना, प्राप्त किया जा सकता है ना। प्रोबेबिलिटी कैन बी ऑब्टेन्ड, हिंदी इंग्लिश मिला के लिखिए, है ना, कैन बी ऑब्टेन्ड, ओके, बाय एडिंग, बोलिए एडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E when it happen with EIs। ये सर नो, मतलब EI इवेंट के साथ ये वाला इवेंट जब हैपन होगा, उसके सारे इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देंगे तो इसका टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। एंड दिस इज फॉर्मूला फॉर क्या चीज़? टोटल। इसी को कहते हैं हम लोग क्या? टोटल प्रोबेबिलिटी, है ना। टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? तो सारे इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? टोटल प्रोबेबिलिटी। और ये कौन सा प्रोबेबिलिटी है? ये प्रोबेबिलिटी जब ये वाला इवेंट E1 के साथ हैपन होगा। ये वाला कौन सा प्रोबेबिलिटी है? जब ये E इवेंट इस E2 के साथ हैपन होगा। ये कौन सा प्रोबेबिलिटी है? जब ये E इवेंट E3 के साथ हैपन होगा। इन सब को ऐड कर देंगे तो इस E का टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। आर यू गेटिंग? इस चीज़ को आपके बुक में किसी और फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया रहता है। देखिए क्या है वो, आपको पता है। यहाँ पर अगर हम इस चीज़ में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाएं, इस चीज़ में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाएं, तो आपको मालूम है कि ये जो चीज़ है कुछ ऐसा दिखने लगेगा। ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह पर लिख सकते हैं, देखिए तो इस तरह से, इसकी जगह पर लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E, यस, इफ E1 ऑलरेडी हैपेंड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, हाँ कि ना। इस चीज़ को ऐसा लिखा जा सकता है, राइट और रॉन्ग, है ना। उसी तरह से प्लस इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगा रहे हैं, इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E हैपेंड विथ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या चीज़? E2, एंड प्लस इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ E हैपेंड विथ E3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 एंड सो ऑन, प्रोबेबिलिटी ऑफ E हैपेंड विथ En इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ En। ठीक है, तो इस चीज़ को आप इस फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यस और नो। इस चीज़ को मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगा करके, राइट और रॉन्ग, है ना। अच्छा, इस चीज़ को शॉर्टकट में ऐसे भी लिखा जा सकता है। देखिए तो ये क्या है, ऐसा लग रहा है किसी ने समेशन ऑफ PE विथ EI किया हो, है ना, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ EI किया हो और I का वैल्यू 1 से लेकर के n तक हो। इसी चीज़ को समीशन के फॉर्म में आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो असल में ये जो चीज़ है, असल में जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन के अंदर में ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, बट टोटल प्रोबेबिलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए ये वाला रिप्रेजेंटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए तो रिप्रेजेंटेशन क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसी भी इवेंट E का प्रोबेबिलिटी जो कि इन सब इवेंट के साथ हैपन हो रहा है, वो निकाला जा सकता है जब इसका प्रोबेबिलिटी विथ इसके साथ, इसका प्रोबेबिलिटी इसके साथ, इसका प्रोबेबिलिटी इसके साथ, सबको ऐड कर दो तो इसका टोटल प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा उदाहरण आपके लिए ले रहे हैं ताकि इस सब बातों को अच्छे से समझा जा सके, राइट। तब तक आप इसको जल्दी से नोट करिए। चलिए स्टूडेंट्स, आपके लिए क्वेश्चन लिए हैं ताकि आप टोटल प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट को थोड़ा सा समझ सके। इसके बाद भी हम एक और क्वेश्चन लेंगे सेम टू सेम। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, कहता है कि आपके पास 3 कंटेनर है, ये वाला, है ना, और पहले कंटेनर में 3 वाइट बॉल हैं, 2 ब्लैक बॉल हैं, इसमें 2 वाइट और 3 ब्लैक हैं, इसमें 4 वाइट और 1 ब्लैक बॉल है। ठीक है, और कहता है क्या चीज़ कि जब आप इसमें तीनों में से एक बॉल निकालना है, तो जब बॉल निकालने जाओगे तो आपको 2 काम मिलेगा करने को। सबसे पहले मिलेगा चॉइस ऑफ कंटेनर, आप इस कंटेनर को चूज करोगे कि इसको चूज करोगे कि इसको चूज करोगे। ठीक है, तो कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच कंटेनर टू बी चूजन इज आर सेम, मतलब इन सब में से आप जा रहे हैं कंटेनर चूज करो, 3 कंटेनर हैं, इसका मतलब इसका प्रोबेबिलिटी 1/3, इसका प्रोबेबिलिटी 1/3 और इसका प्रोबेबिलिटी 1/3 होगा जब आप चूज करने जाएंगे तीनों कंटेनर को। आपने किसी एक कंटेनर को चूज किया और उसमें से बॉल निकाला एक ठो। ठीक है, तो कहता है क्वेश्चन में क्या चीज़ कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल,
आप तीनों में से कोई भी चूज कर सकते हो, आप फ्री हो। आप गए और एक बॉल वहाँ से उठा करके ले आए, इन तीनों में से कोई, तीनों में से किसी में भी से भी एक बॉल उठा कर ले आए, ठीक है। अब जो बॉल उठा के ले आए वो वाइट बॉल होगा, है ना, इसकी क्या संभावना है, ठीक है। हमको वाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो हमारा जो ई इवेंट है, जिस प्रोबेबिलिटी निकालना है उसको कहते हैं ई, राइट। तो ई इवेंट का प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा, तो ई इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकलेगा जब वो इस कंटेनर से निकलेगा प्लस इस कंटेनर से निकलेगा प्लस इस कंटेनर से निकलेगा, और तीनों को ऐड कर देंगे क्या निकल जाएगा, वाइट बॉल की टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो मान लेते हैं लेट, है ना, E1 एक इवेंट है ऑफ चूजिंग का स्पेलिंग ठीक है, यस स्पेलिंग ठीक है, वो कंटेनर 1, है ना। E2 आपका प्रोबेबिलिटी है, E2 का इवेंट है ऑफ चूजिंग कंटेनर कैचेस 2, यस। और E3 आपका प्रोबेबिलिटी है, ओके। ये तीन इवेंट हम लोग सपोज कर लिए कि E1, E2, E3 इवेंट है, यही आपके EIs हैं, समझ में आ रहा है आपको। और जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, वाइट बॉल का, तो उसका प्रोबेबिलिटी हम लोग मान लेंगे, उसका इवेंट हम लोग मान लेंगे E, है ना। कह रहे हैं लेट E इज इवेंट ऑफ क्या चीज, गेटिंग वाइट बॉल, वाइट बॉल, ये आपने मान लिया। तो कहता है वाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, है ना, कि व्हाइट बॉल प्राप्त कर रहे हैं, व्हाइट बॉल वहां से एक बॉल लेके आ रहे हैं, वो बॉल व्हाइट होगा, इसका क्या संभावना है, ये पूछता है। तो कहता है क्या चीज कि जब व्हाइट बॉल E1 कंटेनर से निकला होगा, E1 के साथ हैपन हुआ होगा, है ना, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्लस जब व्हाइट बॉल E2 कंटेनर आपने चूज किया होगा तो व्हाइट बॉल निकला होगा, यस और नो, प्लस जब व्हाइट बॉल निकला होगा जब आपने E3 कंटेनर चूज किया होगा। देखो ये है क्या, ये क्या हमने लिखा, इस चीज को अंडरस्टैंड करो, ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको बेस थ्योरम में काफी दिक्कत आने वाला है, ठीक है। इस चीज को समझो क्या है। ई क्या है, गेटिंग व्हाइट बॉल, उसका प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो व्हाइट बॉल निकलने की क्या संभावना, तो व्हाइट बॉल निकलने की संभावना इस कंटेनर से निकलेगा तो कुछ और होगा, अगर आपने इस कंटेनर को चूज कर लिया तो व्हाइट बॉल की संभावना कुछ और होगी, इस कंटेनर को चूज किया तो व्हाइट बॉल की संभावना कुछ और होगी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस कंटेनर से निकलने वाले व्हाइट बॉल की संभावना, इस कंटेनर से निकलने वाले व्हाइट बॉल की संभावना, इस कंटेनर से निकलने वाले व्हाइट बॉल की संभावनाओं को आप ऐड कर देंगे तो इस व्हाइट बॉल निकलने की टोटल संभावना आपको प्राप्त हो जाएगी, अंडरस्टैंडिंग। तो ये वही चीज लिखा हुआ है, देखिए तो क्या है ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट, इसका मतलब क्या है, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ यस ई इवेंट व्हेन E1 कंटेनर है चूजन, यस और नो। देखो E व्हेन E1 ऑलरेडी हैपेंड, यही ना होता है, तो E1 ऑलरेडी हैपेंड मतलब क्या चाहिए, आपने कंटेनर 1 चूज कर लिया है तब का, राइट और रॉन्ग। उस तरह से ये क्या कह रहा है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब व्हाइट बॉल, अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल व्हेन E2 ऑलरेडी हैपेंड मतलब कंटेनर 2 इज ऑलरेडी चूजन, अच्छा जब कंटेनर 2 चूज होगा तो व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी, यस और नो। और ये क्या दिख रहा है बताओ जरा, पढ़ के दिखाओ क्या है ये, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्या है वो, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इफ E3 ऑलरेडी अकर्ड, मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल इफ E3 मतलब कंटेनर 3 है चूजन, यस और नो, है ना। तो ये सबके प्रोबेबिलिटी क्या कर रहे हो आप, ऐड करने जा रहे हो, और इसको ऐड करो तो क्या निकलेगा, E का टोटल प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा, यस। E है व्हाइट बॉल प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी, तो वो कैसे निकलेगा, जब व्हाइट बॉल इसके साथ इससे निकलेगा प्लस इससे निकलेगा प्लस इससे निकलेगा, राइट और रॉन्ग, सबको आप ऐड कर दो, देखो तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E मतलब व्हाइट बॉल व्हेन कंटेनर 1 इज चूजन, तो कितना होगा व्हाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी, देखिए तो 3 और डिवाइड बाई 5, 3 डिवाइड बाई 5 इनटू PE1 करना है, E1 मतलब कंटेनर 1 चूज होने की प्रोबेबिलिटी, तो वो कितना होगा 1/3 होगा, यस और नो, प्लस ये क्या दिख रहा है बताइए तो, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल व्हेन कंटेनर 2 इज चूजन, बताइए कितना होगा, व्हाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी 2 डिवाइड बाई कितना 5, और ये क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चॉइस ऑफ कंटेनर 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चॉइस ऑफ कंटेनर कितना होगा 1/3 होगा, क्योंकि सबका इक्वल प्रोबेबिलिटी है 1/3, प्लस ये देखिए ये क्या कह रहा है, समझिए जरा, ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल, E मतलब क्या व्हाइट बॉल, और E3 मतलब क्या कंटेनर 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल व्हेन कंटेनर 3 इज चूजन क्या होगा बताइए, वो 4 डिवाइड बाई 5, यस और नो, हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 5 इंटू,
और प्रोबेबिलिटी ऑफ चॉइस ऑफ कंटेनर 3 कितना होगा, 1/3 होगा, है ना। आप इन सबको ऐड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा। और ये कितना आ रहा है देखना जरा ध्यान से, 1/15 तो कॉमन ही हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 4, सबको ऐड कर दो आप, ये हो जाएगा 9/15, कटाकुटी कर दो, है ना, ये हो जाएगा 3/5 आंसर। हुआ क्या देखो ध्यान से, तो किसी भी इवेंट की टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या, तो वो इवेंट जब E1 के साथ हैपन होगा प्लस वो इवेंट जब E2 के साथ हैपन होगा प्लस वो इवेंट जब E3 के साथ हैपन होगा। आर यू गेटिंग? इस सबको ऐड करते हैं आपको टोटल प्रोबेबिलिटी मिल जाता है। ठीक है, आप जल्दी से नोट कीजिए, फिर एक और सवाल ले रहे हैं ताकि आप और बेहतर से समझ सकें। चलिए स्टूडेंट्स, आपके लिए फिर से एक और सवाल टोटल प्रोबेबिलिटी पर ध्यान से समझिएगा, है ना, क्योंकि ये आगे बेस थ्योरम का बेसिक होने वाला है आपके लिए। ठीक है, थोड़ा सा एकदम बढ़िया से देखिए ध्यान से क्या कर रहा है। आपके पास 3 मशीन है, ठीक है, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3। कहता है ये वाला मशीन ना 10% डिफेक्टिव प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, ये 20% डिफेक्टिव निकालता है और ये 30% डिफेक्टिव निकालता है, सबसे बेकार मशीन है। कहता है इफ ईच मशीन इज इक्वली लाइकली टू बी चोजन, मतलब कह रहा है कि तीनों मशीन में से कोई भी आप मशीन बिल्कुल इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ चूज करते हैं, मतलब आप जाएंगे एक नट बोल्ट चूज करने, है ना, तो मशीन 1 का होगा कि मशीन 2 का होगा कि मशीन 3 का होगा, है ना, ये बिल्कुल इक्वल प्रोबेबिलिटी है, इस तरह से कह रहा है। आप चॉइस करेंगे, जब जाएंगे मशीन का चॉइस करेंगे तो तीनों को एकदम इक्वली लाइकली चूज करेंगे, मतलब इसका प्रोबेबिलिटी क्या होने वाला होगा, सेम टू सेम, मतलब इसका मशीन 1 को चॉइस करने का प्रोबेबिलिटी 1/3, मशीन 2 को चॉइस करने का प्रोबेबिलिटी 1/3, मशीन 3 को भी चॉइस करने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा आपका 1/3 होगा। ठीक है, चलिए अब कह रहा है क्या चीज, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव प्रोडक्ट, है ना, इफ वन प्रोडक्ट इज चोजन एट रैंडम, है ना, इस तीनों मशीन के द्वारा चूज, मतलब जितने भी प्रोडक्ट है सबको इकट्ठा रखा गया है ना, उसमें से एक प्रोडक्ट चूज किया गया, ठीक है, उसके डिफेक्टिव होने की क्या संभावना है। तो असल में कहानी ये है कि अगर वो प्रोडक्ट इस मशीन के द्वारा प्रोड्यूस होगा तो उसका डिफेक्टिव होने का संभावना 1/10 होगा, अगर वो इसके थ्रू प्रोड्यूस हुआ होता तो उसका संभावना 20/100 मतलब 1/5 होगा, और मशीन 3 से निकला होगा तो उसके डिफेक्टिव होने की संभावना 3/10 होगा। यस और नो, मतलब ये 1/10, ये 2/10 और ये 3/10 होगा, है ना। तो डिफेक्टिव प्रोडक्ट निकलने की संभावना हर मशीन के लिए अलग अलग है ना। तो आपको टोटल संभावना बताना है, तो आपको क्या करेंगे, तो आप निकालेंगे इससे डिफेक्टिव होने की संभावना प्लस इससे डिफेक्टिव होने की संभावना प्लस इससे डिफेक्टिव होने की संभावना, राइट और रॉन्ग, है ना। तो हम मान लेते हैं लेट E1 एक इवेंट है जिसमें आप मशीन 1 को चूज कर रहे हैं, ये क्या है आपका है चॉइस ऑफ मशीन 1, ये मशीन 1 चूज करने की इवेंट है, ठीक है। उसी तरह से E2 क्या है, आप कह रहे हैं चॉइस ऑफ मशीन 2, और E3 क्या है, E3 को आप मान रहे हैं चॉइस ऑफ मशीन 3, ठीक है। तो आप हमको बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, है ना, सॉरी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होगा, E3 होगा निश्चित, हाँ कि ना, और वो किसके बराबर होगा 1/3, क्यों, क्योंकि वो इक्वली लाइकली टू भी चूजन है, राइट, यहाँ तक ठीक है। अब बताइए क्या होगा, तो हम कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, या फिर ई इवेंट मान लीजिए एक ठो, क्या चीज, है ना, प्रोडक्ट इज क्या, प्रोडक्ट इज डिफेक्टिव, ये हमने मान लिया ई इवेंट है। तो आपको इसी का प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो इसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा, इसका प्रोबेबिलिटी निकलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन प्रोडक्ट इज डिफेक्टिव, इसका प्रोबेबिलिटी निकलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट जब वो मशीन 1 से आया हो, हाँ कि ना, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट जब वो मशीन 2 से आया हो, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट जब वो मशीन 3 से आया हो, हाँ कि ना। ये बड़ा आसानी से समझ में आ जाता है क्या लिखा हुआ है ना। डिफेक्टिव प्रोडक्ट की टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, तो डिफेक्टिव प्रोडक्ट जब वो E1 से आए प्लस डिफेक्टिव प्रोडक्ट जब वो E2 से आए प्लस डिफेक्टिव प्रोडक्ट जो E3 से आए, तीनों को ऐड कर दें तो क्या निकल जाएगा, टोटल डिफेक्टिव का प्रोडक्ट प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा। तो बताइए इसको किससे सिंबलाइज करते हैं, इसको सिंबलाइज करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ यस इवेंट E व्हेन हैपेंड विथ E1, और इनटू क्या लिखेंगे, P1 लिखेंगे, यस और नो, इसको इतना लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के हिसाब से। इसमें भी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E हैपेंड विथ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, यस और नो,
प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हैपेंड विथ E3, यस और नो, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। ये हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अप्लाई किया और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखिए इसका वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, तो आप जरा इसको पढ़िए, ही है क्या, ये है क्या, देखिए तो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इफ E1 ऑलरेडी अकर्ड। जरा इसको इवेंट की फॉर्म पढ़िए, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट इफ मशीन 1 ऑलरेडी चूजन, यस और नो। तो आप बताइए मशीन ऑलरेडी चूजन तो डिफेक्टिव प्रोडक्ट की प्रोडक्ट क्या होगी, यस 1/10 मतलब 10/100 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मतलब मशीन 1 के चूज होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 प्लस ये क्या है, ये बताइए क्या है, P2 है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट इफ मशीन 2 इज चूजन। तो क्या लिखिएगा आप, वो हो जाएगा यस 20/100 इनटू E2 क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चॉइस ऑफ मशीन 2, वो कितना होगा 1/3। ये क्या है, पढ़ के देखिए जरा, ये तीसरा नंबर क्या है आपका, तीसरा नंबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ E यस इफ E3 ऑलरेडी अकर्ड। इसको ऐसे पढ़ते हैं, तो जरा इसको इवेंट की फॉर्म पढ़िए क्या है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ अच्छा डिफेक्टिव प्रोडक्ट है इफ E3 मतलब मशीन 3 इज ऑलरेडी चूजन। अच्छा मतलब मशीन 3 अगर चूज हो चुका है तो उसका उसमें डिफेक्टिव प्रोडक्ट की प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोबेबिलिटी क्या होगा 3/100। तो आप इसको 30 बाई क्या लिख देंगे 100, 30/100 इनटू PE3 का मतलब क्या होता है, PE3 का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ यस चूजिंग मशीन 3, वो कितना होगा 1/3। ठीक, आप इन सब चीज़ को ऐड कर दीजिए, जो कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकाल लीजिए, 1/100 इंटू 1/3 कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ बचेगा 10 + 20 + 30, यस ये कितना आ रहा है 60 आ रहा है, राइट। तो ये देखिए तो 1/100 इंटू 1/3 इंटू 60 कटाकुटी मचा दीजिए, कितना आ गया ये 1/5 आंसर हो जाएगा, है ना। सुनिए ध्यान से एक बार और फिर हम लोग बेस थ्योरम पर चलने वाले हैं, इसलिए इसको ध्यान समझना है। ये क्या कह रहा था, देखिए हम E1 को मान लिए मशीन 1 चूज होने की प्रोबेबिलिटी, E2 मान लिए चॉइस ऑफ मशीन 2 और E3 मान लिए हम चॉइस ऑफ मशीन 3, ठीक है। अगर सब मशीन इक्वली लाइकली टू बी चूजन है तो इसका मतलब सबका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, सेम टू सेम, राइट। अब हम लोग E मान लेते हैं डिफेक्टिव प्रोडक्ट की इवेंट, ठीक है ना, इवेंट ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव प्रोडक्ट। तो आप बताइए डिफेक्टिव प्रोडक्ट का प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा, तो डिफेक्टिव प्रोडक्ट तो अलग अलग होगा हर बार, इससे निकलेगा तो कुछ और प्रोबेबिलिटी, उसी तरह से इस मशीन से निकलेगा तो कुछ और प्रोबेबिलिटी, उसी तरह से इस मशीन से निकलेगा तो कुछ और प्रोबेबिलिटी, मतलब तीनों का प्रोबेबिलिटी बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है। इससे निकला तो कुछ और प्रोबेबिलिटी, इससे कुछ और, इससे कुछ और, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितना, तो इससे निकला हुआ प्रोबेबिलिटी प्लस इससे निकला हुआ प्रोबेबिलिटी प्लस इससे निकला हुआ प्रोबेबिलिटी, तीनों को ऐड कर देंगे तो आपको क्या निकल जाएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब सुनिए क्या कह रहा है, अब बेस थ्योरम पे हम लोग चल रहे हैं। बेस थ्योरम में क्या होता है कि अब क्या करता है, सुनिए ध्यान से। अब कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कहा था आपको, क्वेश्चन में कहा था कि एक प्रोडक्ट आपने चूज किया तो उसके डिफेक्टिव होने की क्या संभावना है। यदि आपने मशीन ऑलरेडी चूज कर रखा है तो अब सवाल ऐसा आएगा कि आप एक प्रोडक्ट चूज किए और वो डिफेक्टिव मालूम पड़ा, वो क्या मालूम चला कि वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, ठीक है। तो क्या संभावना है कि वो मशीन 1 के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है, कि 2 के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है, कि 3 के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। समझ में आ रहा है आपको, देखिए उल्टा काम हो रहा है। अब देखिए यहाँ यस यस यस, यहाँ समझिए क्या हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, इस क्वेश्चन में हुआ है कि आपने कोई भी मशीन एक चूज कर लिया, मशीन ऑलरेडी चूजन है ना, तब उसके बाद आप एक प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो उसकी डिफेक्टिव होने की क्या संभावना है, मतलब मशीन का चॉइस हो चुका है तब डिफेक्टिव की संभावना निकाल रहे हैं। और अब हम क्या पूछ रहे हैं, ठीक उसका उल्टा बात, आपने एक प्रोडक्ट चूज किया मालूम चला वो डिफेक्टिव है, तो अब सवाल पूछ रहा है क्या संभावना है कि वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट मशीन 1 से आया था, कि मशीन 2 से आया था, कि मशीन 3 से आया था, ठीक है। मतलब अब मशीन का प्रोबेबिलिटी निकालना है अगर आपको ऑलरेडी पता है कि प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, मतलब इसका उल्टा काम होने वाला है कि कह रहा है क्या चीज कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन 1 इफ ऑलरेडी नोन दैट कि प्रोडक्ट इज डिफेक्टिव, यस और नो, है ना। तो ठीक इसका उल्टा चीज नहीं है, ये देखिए तो उधर से आपसे इसमें पूछा जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन 2, है ना, इफ ऑलरेडी नोन दैट प्रोडक्ट इज डिफेक्टिव, देखो तो हाँ कि ना, ई क्या है प्रोडक्ट इज डिफेक्टिव, ठीक इसका उल्टा चीज पूछा जाएगा। तो बेस थ्योरम क्या करता है, हमको इसी उल्टे चीज को फाइंड करने में मदद करता है,
ठीक है। और उसको कैसे करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप मालूम चल गया बेस थ्योरम क्या होने वाला है। यस, क्या होने वाला है, ठीक उसका उल्टा बात को आपको कैलकुलेट करके देगा बेस थ्योरम, राइट और रॉन्ग। फिर से सुनिए, यहाँ क्या है, यहाँ है कि मशीन ऑलरेडी चूज हो चुका है, तो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है, मतलब इस ई का प्रोबेबिलिटी ज्ञात करना है, यस और नो। अब क्या होगा सवाल में, अब मालूम रहेगा ऑलरेडी कि आपने चूज किया, अरे ये तो डिफेक्टिव है, तब पता लगाएंगे कौन मशीन ही प्रोड्यूस किया था। मशीन 1 प्रोड्यूस किया था इसको कि मशीन 2 प्रोड्यूस किया था कि मशीन 3 प्रोड्यूस किया। अब मशीन की प्रोबेबिलिटी निकल रही है, मतलब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, E2, E3 निकालेंगे इफ E हैज ऑलरेडी अकर्ड, मतलब ठीक उल्टा बात निकालेंगे, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी का ठीक उल्टा बात निकालना हमें हेल्प करता है हमारा क्या चीज़, बेस थ्योरम, ठीक है। तो आप इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम आपको दिखाते हैं बेस थ्योरम क्या है। चलिए स्टूडेंट्स, सो हम स्टार्ट करते हैं अपना बेस थ्योरम का बेसिक्स। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, मान लीजिए कि फिर से उसी तरह से E1, E2, E3, E4 एंड En सो ऑन En, है ना, आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। और कह रहा है लेट एनी इवेंट E हैपेंस विथ एनी EIs। एनी EIs मतलब क्या, एनी ऑफ E1, E2, E3, En। E नाम का एक इवेंट है जो इन सब के साथ कभी हैपन हो रहा है, ठीक है। तो अब तक हम लोग क्या सीखे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E कैसे निकलेगा, यस इसको जरूर, प्रोबेबिलिटी ऑफ E कैसे निकलेगा, तो वो जब E1 के साथ हैपन हुआ होगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E जब E2 के साथ हैपन हुआ होगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E जब वो E3 के साथ हैपन हुआ होगा एंड सो ऑन। यही हम लोग सीखे, है ना। मतलब ये क्या चीज़ था, E था, इसमें हम लोग देखे थे प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 देखे थे, और इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 रहेगा, वो तो रहेगा ही रहेगा, है ना। तो हमने इसको कैलकुलेट करना जरूरी समझा था, ठीक है। अब बेस फिर आपको समझाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट EI इफ ऑलरेडी नोन दैट कि E इवेंट ऑलरेडी अकर्ड, ये निकालना सिखाएगा, जो कि ठीक इसका उल्टा बात है। देखिए, है ना, पहले क्या था, ये PE ऑफ EI था, यहाँ पे क्या है, PEI ऑफ E है, तो ठीक उल्टा बात निकालना सीख रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिए। इसके लिए जो थ्योरेटिकल बातें हैं उसको हम तो समझ लेते हैं, क्वेश्चन में बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल नहीं होने वाला है, क्वेश्चन में तो बस अल्टीमेट रिजल्ट का यूज होगा, राइट। देखिए क्या कह रहा है इसको कैसे आप लिख सकते हो, उसको लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन E1, है ना, एंड डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E। ये बात आप लोग जानते हैं, यस और नो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। इस चीज़ को हम लिखने जा रहे हैं, इस चीज़ को प्रोबेबिलिटी ऑफ E इफ I ऑलरेडी अकर्ड, है ना, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ EI। ये निकालना आप जानते हैं, ये अभी टोटल प्रोबेबिलिटी में हम लोग यही निकालना सीखे हैं। और डिवाइड बाय PE, टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे निकलता है वो भी निकालना आप सीखे हैं, यस। ये क्या चीज़ है, ये नथिंग बट द समीशन ऑफ PE, यही वाला सेम चीज़, E ऑफ EI, है ना, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है, EI है, जहाँ I इक्वल टू 1 से लेकर कहाँ तक है, N तक है। तो ये काम अभी आप करना सीखे हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी यही है, PE निकालना सीखे हैं, ठीक है। तो देखिए तो क्या कह रहा है, यही पूरा कहलाता है बेस थ्योरम। तो देखिए तो है क्या, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ EI, मतलब इन सभी का प्रोबेबिलिटी। अगर आपको मालूम चल गया है कि E इवेंट ऑलरेडी अकर हो चुका है, तो इसका होगा क्या चीज़, प्रोबेबिलिटी ऑफ E जब वो E1 के साथ हैपन हुआ हो या फिर एनी ऑफ EI के साथ हैपन हुआ हो, डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये तरीका होता है बेस थ्योरम के क्वेश्चन को बनाने का, ठीक है। तो अभी इससे बहुत ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, जब तक हम लोग एग्जाम्पल नहीं करेंगे तब तक नहीं समझ में आएगा कैसे यूज होगा, ठीक है। असल में है क्या, असल में कुछ इस तरह से है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मान लीजिए E1 इवेंट इफ E ऑलरेडी अकर्ड, तो कैसे निकला, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इफ E ऑलरेडी अकर्ड कैसे निकलेगा, तो ये निकलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इफ E1 ऑलरेडी अकर्ड, ओके, E1 डिवाइडेड बाय इन सभी का समेशन, टोटल प्रोबेबिलिटी, ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो अब छोड़िए इस चीज़ को, आप पहले डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए फिर समझ में आएगा, आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम अगले सवाल ले रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स, सो आपके लिए एकदम बेस थ्योरम पे बेसिक सवाल लिया गया है ना, आपको ध्यान से समझना है क्या कह रहा है। बिल्कुल सपोजिशन जो पहले करते थे, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3 की जो हम लोग इवेंट मानते थे वो लोग E1, E2, E3 मानेंगे, और उसी तरह से डिफेक्टिव बोल्ट की प्रोबेबिलिटी हम लोग E मानेंगे। इस क्वेश्चन में जैसा कह रहा है, पढ़ के देखिए पहले क्या कह रहा है इन अ बोल्ट फैक्ट्री, किसी बोल्ट बनाने वाली फैक्ट्री में मशीन लगे हुए हैं, है ना, स्पेलिंग सुधार लीजिएगा, A, B और C मशीन लगे हैं, जिसमें A जो है
वो 35% प्रोडक्शन कर रहा है, बी मशीन जो है वो 25% प्रोडक्शन कर रहा है और सी मशीन जो है वो 40% टोटल प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है, अच्छा कह रहा है ऑफ देयर आउटपुट्स, इन सभी मशीन के जो बोल्ट्स निकल रहे हैं उसमें ए के द्वारा 5% डिफेक्टिव बोल्ट निकल रहा है, बी के द्वारा जो डिफेक्टिव बोल्ट निकल रहा है वो 4% और सी के द्वारा निकल रहा है जो 2% है। ठीक है, कहता है अ बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम। अब देखिए कहानी क्या है, एक बोल्ट ड्रॉ किया गया रैंडमली, तो पहले हमसे पूछा जाता था कि उसकी डिफेक्टिव होने की क्या संभावना है। अब देखिए अब क्या पूछा जा रहा है, अब पूछा जा रहा है इट इज फाउंड दैट इट इज डिफेक्टिव। अब मालूम चला कि ये डिफेक्टिव ऑलरेडी है, तो कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन सी। ठीक है, अब बोल्ट की प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी है, अब मशीन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक, उल्टा काम नहीं करना है। पहले मशीन पता था 1/3 1/3 1/3 चॉइस था वो सबका, है ना, तो आपको डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी निकालना था। अब क्या कह रहा है, डिफेक्टिव ऑलरेडी है तो मशीन की प्रोबेबिलिटी निकालो। ठीक, उल्टा काम कह रहा है ना। यस, तो सपोजिशन बिल्कुल हम सेम टू सेम रखेंगे। देखिए ध्यान से, E1 हम मान लेते हैं चॉइस ऑफ क्या, मशीन ए। उसी तरह से E2 क्या मान लेते हैं हम लोग, बोलिए बोलिए, चॉइस ऑफ मशीन बी। और E3 क्या मान लिया जाए, वो मान लेते हैं हम लोग चॉइस ऑफ मशीन सी। करेक्ट और नॉट। और ई इवेंट मान लेते हैं क्या चीज, डिफेक्टिव बोल्ट का, डिफेक्टिव बोल्ट। यस और नो, है ना। तो अब हमको निकालना क्या है, हमको मालूम चल गया है कि बोल्ट डिफेक्टिव है, मतलब ई हैज ऑलरेडी अकर्ड, ये मालूम चल गया हमको। तो आपको निकालना है संभावना ऑफ मशीन सी, मतलब E3 की संभावना। मतलब हमसे क्या ये पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कितना होगा इफ ई ऑलरेडी अकर्ड। बोलो हाँ कि ना। देखो तो, देखो तो पहचान के देखो क्या कह रहा है, कह रहा है इट इज फाउंड दैट द बोल्ट इज डिफेक्टिव, मतलब इट इज फाउंड दैट इवेंट ई हैज ऑलरेडी अकर्ड, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन सी, मतलब फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। तो देखिए तो इसको ऐसा ही लिखेंगे ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 निकालना है इफ ई इवेंट ऑलरेडी अकर्ड। यस और नो। तो इसको निकालने का तरीका क्या होगा, तो बेस थ्योरम कहता है इसको निकालने का तरीका होगा सर, इसको ठीक उल्टा लिखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 और डिवाइड बाई टोटल प्रोबेबिलिटी। हाँ कि ना। टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे लिखेगा, तो E1 के साथ जब हैपन हुआ होगा, हाँ कि ना, बोलिए बोलिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव जब वो E2 के साथ हैपन हुआ होगा, हाँ कि ना, ऐसे लिखते हैं ना, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव जब वो थर्ड मशीन से निकला होगा, बोलिए हाँ कि ना। ऐसा ही निकालते हैं ना टोटल प्रोबेबिलिटी, है ना। इसमें ये वाला चीज यहां रखना है, तो ठीक उल्टा काम आ जाएगा। ये है आपका क्या चीज, बेस थ्योरम। समझ में आ रहा है। बेस थ्योरम मतलब उल्टा वाला प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सीधा वाला प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाई टोटल प्रोबेबिलिटी। यस, बस ये ध्यान रखना है हमेशा। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, बस एक जनरलाइज बात हम बोल रहे हैं आपको, है ना, शॉर्टकट तरीके से याद करने का तरीका बता रहे हैं और कुछ नहीं। उल्टा प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इज इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग सीधा वाला प्रोबेबिलिटी, हाँ ना कि ना। लेकिन ठीक है, इसका उल्टा बात है ना, तो ये उल्टा वाला प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा, तो सीधा वाला प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाई टोटल प्रोबेबिलिटी। कल को अगर आपसे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ भैया E2 कितना होगा, यदि मालूम चल गया कि वो ऑलरेडी डिफेक्टिव है, मतलब क्या संभावना है कि मशीन बी से आया होगा, ये पूछ रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ठीक सीधा वाला प्रोबेबिलिटी लिखिए, वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E ऑलरेडी हैपेंड विथ E2, ओके, डिवाइडेड बाई टोटल प्रोबेबिलिटी, वही इस सब का सम। कल को अगर पूछ दे आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इफ पता चल गया कि ऑलरेडी डिफेक्टिव है, तो क्या करेंगे, इसका सीधा वाला प्रोबेबिलिटी लिखिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इसका सीधा वाला लिखिए, तो E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और डिवाइड बाई टोटल प्रोबेबिलिटी कर देंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो चलिए एक एक करके लिखते हैं, सब बात को पहले लिखते हैं, जो जो क्वेश्चन में आस्किंग है सबको लिखते हैं। आप हमको बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना, E1 का हमको जरूरत पड़ेगा, मशीन 1 का क्या होगा प्रोबेबिलिटी बताइए। तो मशीन 1 35% बोल्ट प्रोड्यूस कर रहा है ना, तो मशीन 1 का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, वो होगा 35 डिवाइडेड बाई कितना 100। उस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन 2 कितना होगा, तो कितना परसेंट बोल्ट बना रहा है 25%, तो मशीन का 2 का प्रोबेबिलिटी होगा 25 बाई कितना 100। उस तरह से मशीन 3 का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो कितना परसेंट बोल्ट बना रहा है 40%, तो मशीन 3 का प्रोबेबिलिटी है 40 बाई 100। आया समझ में, कटा पीटा आप मचाइएगा इसका। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट अगर वो मशीन 1 से प्रोड्यूस हुआ है, ये बताइए कितना होगा। इसका भी नीट पढ़ने वाला है ना, कितना होगा।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट यदि वो मशीन 1 से आया तो कितना होगा? अरे वो तो 5% है, मतलब कितना? 5/100, हाँ कि ना? यस। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट अगर वो मशीन 2 से आया होगा कितना होगा बताइए? 4%, 4/100। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट यदि वो मशीन 3 से आया होगा वो कितना होगा? वो डेफिनेटली होगा 2/100। यस और नो? आपसे क्या पूछा? आपसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन 3 क्या होगा यदि पता चल गया है कि बोल्ट इज डिफेक्टिव। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तो निकलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट प्रोड्यूस्ड बाय मशीन 3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 एंड डिवाइडेड बाय इन सभी का सम, मतलब PE ऑफ E1 डॉट E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डॉट PE2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E हैपेंड विथ E3 PE3। समझ में आ रहा है? आपको इसका वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। कैसे होगा कैलकुलेट बताइए जरा, गर्मी बहुत ज़्यादा है ना? देखिए तो इसका वैल्यू दे रखा है क्या? PE3 का वैल्यू दे रखा है वहाँ पर 2/100, याद रखिए 2/100 इंटू PE3 कितना है? तो PE3 है 40/100, 40/100 डिवाइडेड बाई इन सब का सम करना होगा। तो दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस करना है प्लस दिस इंटू दिस करना है, हाँ कि ना? करिए, दिस इंटू दिस करिए तो ये आ जाएगा 35 इंटू 5 डिवाइड बाई, है ना? ऐसे करना है ना, प्लस E2, मतलब इस वाले में इस वाले से गुना करना है, मतलब करना है 4/100 इंटू ये वाला 25/100। ये सर नो, प्लस ये कितना आएगा? ये आएगा ये 2/100, ये सर नो, इंटू यस। अब P3 कितना है? P3 है 40/100। ओहो, आपको इसको क्या करना होगा? कैलकुलेट करना होगा। आप एक काम कर सकते हैं, इसका सब ये 100 कैंसिल कर दीजिए, अब गुणाकार भागाकार के लिखना पड़ेगा, है ना? तो हमारे सामने इसका ऑलरेडी गुणाकार भागाकार है, हम आपको देख कर बता सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, ये निकला क्या चीज़? ये निकला मशीन 3 के प्रोबेबिलिटी इफ पता है आपको कि बोल्ट इज डिफेक्टिव। ठीक है, इस तरह से कहानी है। आप इसको एक बार नोट करो, फिर एक और क्वेश्चन ले रहे हैं आपके लिए, है ना, जिससे आपको और थोड़ा क्लियर होगा क्या है। चलिए स्टूडेंट्स, आपके लिए एक और बेस थ्योरम पे सवाल लिए हैं, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए क्या कह रहा है ये। कहता है अ कंपनी हैज़ 2 प्लांट्स, उसके पास 2 प्लांट है कंपनी के, है ना, टू मेक क्या? बाइसिकल। बाइसिकल बनाने के 2 प्लांट है उसमें। कह रहा है द फर्स्ट प्लांट मेक 60% ऑफ बाइसिकल एंड सेकेंड प्लांट मेक 40% ऑफ बाइसिकल। ओके, तो पूरे बाइसिकल में जितने भी बाइसिकल्स में खड़े होंगे, है ना, उन सभी बाइसिकल में प्लांट 1 के द्वारा प्रोड्यूस किए गए बाइसिकल का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो 60/100। और मशीन 2 के द्वारा प्रोड्यूस किए गए बाइसिकल का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो आप कहेंगे 40/100। बात सही है? अच्छा, आगे कह रहा है क्या चीज़ कि प्लांट 1 जो है वो 80% स्टैंडर्ड बाइसिकल बनाता है। स्टैंडर्ड बाइसिकल मतलब किसी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए, बाकी 20% जो विदाउट अनस्टैंडर्ड बनाता है, राइट, विदाउट स्टैंडर्ड। और सेकेंड प्लांट कह रहा है कि वो 90% स्टैंडर्ड बाइसिकल बनाता है। सही है? कह रहा है क्या चीज़? अब बाइसिकल इज चूजन एट रैंडम, एक बाइसिकल को चूज किया गया रैंडमली और कहा गया देखा गया इट इज़ फाउंड टू बी स्टैंडर्ड, और मालूम चला कि वो स्टैंडर्ड साइज का है। तो कह रहा है क्या संभावना है कि वो सेकंड प्लांट का, ये निकालना है आपको। ठीक है, तो उसी तरह से फर्स्ट प्लांट और सेकंड प्लांट के चूज होने की प्रोबेबिलिटी हम E1 E2 मान लेंगे, राइट। तो हम मान लेते हैं, है ना, कि E1 एक इवेंट है ना, ऑफ प्लांट 1 चूज होने की, है ना, 2 चॉइस ऑफ क्या? प्लांट 1। और E2 मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी है, इवेंट है ऑफ चॉइस ऑफ प्लांट कितना? 2। ठीक है, अब कह रहा है इट इज फाउंड दैट बाइसिकल टू बी स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड होने की प्रोबेबिलिटी हम लोग इवेंट E मान लेते हैं। E क्या है? तो हम मान लेते हैं बाइसिकल टू बी स्टैंडर्ड, ये हमने मान लिया। सही है? आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है कि प्रोबेबिलिटी
सेकेंड प्लांट का क्या होगा, अगर आपको मालूम चल चुका है कि बाइसिकल स्टैंडर्ड है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ आपसे सेकेंड प्लांट पूछा गया है, यदि आपको ऑलरेडी पता है कि बाइसिकल स्टैंडर्ड मतलब ऑलरेडी ये इवेंट ऑलरेडी हैपन हो चुका है, मतलब ये बात पूछा गया आपसे, कैसे निकलेगा तो हमको भैया बताएं। उल्टा वाला प्रोबेबिलिटी कैसे निकलता है, बेस थ्योरम उल्टा वाला प्रोबेबिलिटी निकालने में मदद करता है, ठीक है। तो उल्टा वाला प्रोबेबिलिटी को क्या करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग सीधा वाला प्रोबेबिलिटी, वो क्या लिखेंगे, E ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, हाँ कि ना, इसका ठीक सीधा वाला लिख दिए, एंड डिवाइडेड बाई ऐसे ही वाले का समेसन नीचे, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E इफ E1 ऑकर्ड इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इफ E2 ऑकर्ड, है ना, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। बस इतना सा वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, फटाक से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपसे गुजारिश है, जब भी आप सवाल शुरू करें आप इन सभी का वैल्यू पहले से निकाल कर रख लें, ताकि आपको तकलीफ ना हो। नहीं भी रखिएगा फिर भी आप एट टाइम देख के बता सकते हैं। ये देखिए, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ यस स्टैंडर्ड बाइसिकल, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड बाइसिकल, अगर वो यस प्लांट 2 के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड है तो कितना होगा, यस 90%। तो आप क्या लिखोगे इसकी जगह पर, 90/100, यस और नो, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लांट 2 कितना होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लांट 2 कितना होने वाला है, 40/100, हाँ कि ना, डिवाइडेड बाई टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा, इसका वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो तो पहचानो क्वेश्चन में, पढ़ो पहले इसको क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड बाइसिकल इफ इट इज प्रोड्यूस्ड बाई यस प्लांट 1, तो कितना है 80। सवाल को पढ़ना है और उसको ध्यान से देखना है, ठीक है। और ये क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लांट 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लांट 1 कितना होगा, तो 60% बना रहा है ना साइकिल, तो यहाँ पर 60/100 प्लस ये पढ़ो क्या लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी, ये तो यही वाला ऊपर वाला सेम टू सेम आप उतार सकते हो, लेकिन फिर भी पढ़ो, एक बार रिवीजन होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ यस स्टैंडर्ड बाइसिकल, देखिए इवेंट हमेशा इवेंट पर जाएगी, ये कहाँ स्टेटमेंट है उसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड बाइसिकल इफ इट इज प्रोड्यूस्ड बाई प्लांट 2, वो कितना है 90 है, तो आप क्या लिखेंगे 90/100 इनटू ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लांट 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लांट 2 कितना होने वाला है 40, दैट इज 40/100। तो सेम टू सेम यहाँ पर आया कि नहीं आया, है ना, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। कैलकुलेट करके कितना आंसर आएगा, वैसे कट्टा कुट्टी मचाया जाए क्या, चलिए आपके बम यहीं मचाते हैं, और इन सभी से ये भी कैंसिल हो जाएगा ना, देख रहे हैं ना कितना खतरनाक, ऐसा आप मजाए भी नहीं होंगे कभी इस तरह से। कितना आ रहा है बताइए, तो इनको ऐड करने पर आएगा, देखिए तो ऊपर वाला आएगा 36, यस और नो आई थिंक, है ना, और नीचे देखिए तो 8 से 48 होगा, और प्लस 9 चौका 36 होगा, यस और नो, ये 36, देखो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 36 डिवाइडेड बाई, और ये आ रहा है 84 आई थिंक, राइट। अब देखिए तो 12 से कट जाएगा, 12 तिहाई का 36 और 12 सतह 84, ये 3/7 आपका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। आप इसको जल्दी से नोट करिए, फिर हम आपके लिए एक और सवाल रहता है कि आप थोड़ा और कंफर्टेबल हो जाए, राइट है, जल्दी से नोट करिए। चलिए स्टूडेंट्स, आपके लिए बेस थ्योरम पर एक और सवाल लिए हैं, कह रहा है इन अ सर्टेन कॉलेज, है ना, 4% ऑफ बॉय एंड 1% ऑफ गर्ल आर टॉलर दैन 1.75 मीटर, ठीक है। कहता है और उस कॉलेज में 60% स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, तो अगर 60% गर्ल्स हैं तो इसका मतलब है कि 40% उसमें क्या होंगे, बॉयज़ होंगे, यानी गर्ल्स के होने की संभावना होगा 60/100 और बॉयज़ के होने की संभावना होगी 40/100, यस और नो, ये बात हम ध्यान रखते हैं। आगे कह रहा है क्या चीज़, इफ़ अ स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, एक स्टूडेंट को रैंडमली सिलेक्ट किया गया और इट इज़ फाउंड टू बी टॉलर देन 1.75 मीटर, राइट। तो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड स्टूडेंट इज गर्ल, है ना, कैसे निकलेगा देखिए ध्यान से। अब देखिए ध्यान से, इसमें हमको निकालना क्या होता है, बेस थ्योरम को कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ EI निकालने में मदद करता है इफ E ऑलरेडी अकर्ड, यही निकालता है ना बेस थ्योरम। तो आप बताइए इसमें ये वाला इवेंट कौन होता है, जो ऑलरेडी अकर्ड, हाँ कि ना, यानी कि अच्छा जो इवेंट ऑलरेडी हो चुका है उसको हम लोग E मानेंगे और जिसका निकालना है उसको हम लोग E1 E2 E3 मानेंगे, हाँ कि ना, यही होता है। इफ E ऑलरेडी अकर्ड मतलब E हमको वो सपोज करना है जो ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है। तो आप बताओ क्या मिल चुका है, इट इज फाउंड दैट इट इज टॉलर देन 1.75, तो टॉलर देन 1.75 होने की इवेंट हम लोग E मान लेंगे, है ना, और हमको EI निकालना है, मतलब गर्ल होगी स्टूडेंट, ये निकालना है, मतलब हमको E1 E2 मान लेंगे, गर्ल होने की संभावना और बॉयज, मतलब गर्ल होने की इवेंट और बॉयज होने की इवेंट।
ये सर लो, ये दोनों हम लोग मान लेंगे। तो आप बताइए क्या करें, क्या सपोजिशन क्या हो चलेगा बताइए। देखिए ध्यान से होगा क्या, जब भी आप सवाल को खुद से अटैम्प्ट करने जाएंगे ना, यहाँ समझ में आ रहा है, लेकिन जब खुद से अटैम्प्ट करने जाएंगे ना तो आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा कि किसको क्या सपोज करें, किसको इवेंट ई माना जाए और किसको ई आई माना जाए, मतलब E1 E2 इसको किसको माना जाए। बस आपको सिर्फ और सिर्फ इसी में समस्या आने वाला है, वो निश्चित ही आता है अगर पहली बार आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करने जा रहे हैं तो देखिए उसको तरीका क्या है उसको सॉर्ट आउट करने का। बेस फिर हम लोग क्या करता है, ई आई निकालता है, अगर ई ऑलरेडी अकर्ड तो जो भी ऑलरेडी अकर्ड होगा ना उसको आप ई मान लेना, और बाकी जो बच गया उसको E1 E2 E3 मान लेना। तो क्या ऑलरेडी पता चल चुका है आपको कि टॉलर देन 1.75 है, ये ऑलरेडी मालूम चल चुका है, मतलब इसी को क्या मान लेंगे, ई इवेंट मान लेंगे। आया समझ, हर सवाल में यही हो रहा है, आप पिछले सवाल को भी रिवीजन करके देखना, ठीक है। देखो ध्यान से, तो हम मान लेते हैं E1 इवेंट है ऑफ गेटिंग क्या है, गर्ल। एक रैंडम स्टूडेंट सेलेक्ट किया गया तो गर्ल आने की क्या संभावना है, वो सॉरी इवेंट है वो E1 है, और बॉय आने वाला इवेंट वो कितना है, E2 है। तो आप बताओ हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना होगा, कितनी सारी गर्ल हैं, 60%, इसका मतलब क्या होगा, ये 60/100 होगा। और कितने सारे बॉय होंगे तो डेफिनेटली 40% बॉयड होंगे तो 40 कितना हो गया 100, क्योंकि आपको सबका जरूरत पड़ता है इसलिए पहले लिख के रख लिया कि जब हम ऐसा बताते हैं। अच्छा, ई इवेंट क्या मानना है, ई इवेंट मानना है हमको क्या चीज़, बोलिए कि स्टूडेंट आर्ट इज टॉलर देन 1.75। हम कहते हैं क्या चीज़, ई इज इवेंट ऑफ गेटिंग स्टूडेंट ओके टॉलर देन 1.75 मीटर, ठीक है। ये हमने ई इवेंट मान लिया, राइट रॉन्ग। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कि क्या संभावना कि वो गर्ल होगी, है ना। अच्छा, मतलब हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। यदि आपको ऑलरेडी पता है कि जो बच्चा है वो स्टूडेंट है वो 1.7 मीटर से ज़्यादा है, मतलब ई इवेंट ऑलरेडी अकर्ड, आपसे ये पूछा गया है, हाँ कि ना। तो कैसे निकलेगा, तो ठीक इसका उल्टा वाला बात लिखो आप यहाँ पर, वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डिवाइड बाई इन्हीं सब का सम, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E डिवाइड बाई E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ओके प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E डिवाइड बाई E ऑफ E2 डिवाइड बाई नहीं पढ़ते हैं इसको, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, E2। इसको आपको सॉल्व करना होगा। आप एक एक करके क्वेश्चंस में से इन सभी का वैल्यू चूज करके बताना है आपको। या तो आप पहले से इन सभी का वैल्यू निकाल के रख लीजिए, या फिर लिखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हमको किस चीज़ की वैल्यू जरूरत पड़ने वाला है। चलिए ये बताइए क्या है, ये क्या है, पढ़ के देखिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ E इफ E2 ऑलरेडी अकर्ड, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट टॉलर देन 1.75 यस इफ पता चल गया कि E2 ऑलरेडी का, मतलब पता चल गया कि वो लड़की है, सॉरी बॉयज है ना। तो अगर बॉयज है तो टॉलर होने की संभावना पूछ रहा है कि ना, ये क्या है, टॉलर होने की संभावना। E मतलब क्या, टॉलर होना, E2 मतलब क्या, बॉयज होना, E1 मतलब क्या, गर्ल होना, बात सही है। तो ये बड़ी तो क्या है, तो संभावना है किसका, अच्छा E मतलब टॉलर होने का संभावना पूछ रहा है। कब, जब पता चल गया कि आपको जो सिलेक्टेड स्टूडेंट बॉयज है। तो अगर सिलेक्टेड स्टूडेंट बॉय है तो टॉलर होने की संभावना तो 4% है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 4/100। इसके लिए सवाल पढ़ने आना चाहिए आपको, राइट। इनटू E2 मतलब अच्छा, मतलब बॉयज होने की संभावना, ये तो 40/100 है, हाँ कि ना, डिवाइडेड बाई, सही चल रहा है सब कुछ, है ना। अब देखो ध्यान से यहाँ पर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का मतलब क्या है, पढ़ के देखिए क्या चीज़ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉलर बॉय इफ E1 मतलब पता चल गया कि वो लड़की है। तो अगर लड़की है तो टॉलर लड़की होने की क्या संभावना है, 1%। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, इसकी जगह पर 1/100 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मतलब गर्ल होने की संभावना, दैट इज 60/100। सबको ना सवाल में से ढूंढ के निकाल के रखना है आपको, और सब दिया होगा, एक भी ऐसा वैल्यू नहीं हो जो नहीं दिया होगा, सारा का सारा वैल्यू दिया होगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर ये क्या चीज़, पढ़ के देखिए, ये तो वही वाला चीज़ है, ऊपर वाला नोट कर सकते हैं आप। यहाँ पर एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप डायरेक्टली लिखने लगेंगे, है ना। वो कितना जाएगा, 4/100। कैसे लिखा फिर से रिवीजन करके, प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉलर स्टूडेंट इफ ए स्टूडेंट इज यस बॉय, यस सर नो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉलर स्टूडेंट इफ बॉय होगा तो क्या होगा, 4%। तो
कितना लिखोगे 4/100 प्लस E2 क्या है, प्लस नहीं मल्टीप्लाई ना, E2 क्या है बताइए, तो E2 है बॉय की प्रोबेबिलिटी दैट इज 40/100। देखो तो ये सेम टू सेम चीज़ आया कि नहीं यहाँ पर। अब कटापीटी मचाओ, आप कटापीटी मचाने में तो एक्सपर्ट हो आप, है ना। ये सारे डबल जीरो कैंसिल, ये सिंगल जीरो से सिंगल जीरो कैंसिल, ऊपर में आ रहा है 4 4 जा 16 डिवाइड बाई ये देखो तो कितना है, ये 6 है ना, यस, और ये कितना है 16 है, तो ये हो जाएगा 16/22। कटापीटी मचाओ इसका, आप 2 से काट सकते हो, 8 बाई कितना आएगा 11। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ये कहानी है किसका, बेस थ्योरम का, ठीक है। आपसे गुजारिश है कि जब भी आप अपने बुक से क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, सबसे पहला काम आपको इसके एग्जाम्पल्स बनाने हैं। विदाउट एग्जाम्पल बनाए आपको एक्सरसाइज पे स्विच नहीं करना है, ठीक है। हम आपको इसलिए रिकमेंड कर रहे हैं कि एग्जाम्पल बनाने से जानते हैं क्या होगा, आपको ना ये चीज़ पता चलने लगेगा, सपोजिशन समझ में आने लगेगा। और जिस आदमी को बेस थ्योरम में सपोजिशन समझ में आ जाता है ना, उसके लिए बेस थ्योरम बिल्कुल भी कुछ नहीं है, बहुत आसान काम है, ठीक है। सपोजिशन में एक बात आपको हर क्वेश्चन में, हर एग्जाम्पल में पहले ये नोटिस करना है, कौन सा, जो मैंने अभी बताया, क्या कि ई इवेंट किसको मानना है, जो आपको ऑलरेडी पता चल चुका है, जो पता चल चुका है उसको ई मानना है, और जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना है उसको E1 E2 E3 मानना है। बस इस बात को हर सवाल में आपको नोटिस करना है, बस इतना ही नोटिस करना है। सवाल बने आगे आप देख रहे हो सवाल को कि नहीं देख रहे हो, आंसर तक पहुंच रहे हो कि नहीं पहुंच रहे हो, वो मैटर नहीं करता है। आपको सिर्फ हर सवाल में पहला काम ये वेरिफिकेशन करना है क्या ऐसा ही कुछ किया गया है। तो आपको मालूम चलेगा जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे आपके बुक में, उन सभी में जो ऑलरेडी पता है ना उसको जरूर ई माना होगा, ठीक, और जो आपको निकालना है उसको E1 E2 E3 माना होगा, निश्चित हो ऐसा किया होगा। आपको हर क्वेश्चन में ही नोटिस करना है। जब एक बार सारे एग्जाम्पल में आपने नोटिस कर लिया इस बात को, उसके बाद फिर उस एग्जाम्पल्स को बनाने का ट्राई करना है और फिर आपको एक्सरसाइज बनाना है। उसके बाद आप देखिएगा कि आप कितना एक्सपर्टीज आपके अंदर महसूस होगा बेस थ्योरम को लेकर के, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, हमारे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है और क्वेश्चन बनाना है। धन्यवाद।